ओके, चलिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। ओके, चलिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका हरीश भैया आपके सामने हूँ, बहुत ही बढ़िया हमारे आज के सेशन के साथ में। और मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार में जिसका नाम है सिलेक्शन बे। और साथियों देखिए, आज हम यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा मैंने बताया था कि मैं टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। और हमारी प्रैक्टिस क्लास की शुरुआत हम करेंगे फिजिक्स में से, ठीक है। तो फिजिक्स में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है यूनिट एंड डायमेंशंस, तो इकाई और विमाएं। और साथ ही साथ हम देखिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो यहाँ पे मापन यंत्र होते हैं, उनको भी इसमें पढ़ेंगे। इसमें कम से कम मैं 3 क्लास की प्रैक्टिस कराऊंगा, 3 क्लास की प्रैक्टिस हमारी जाएगी। तो ये हमारी साथियों प्रैक्टिस क्लास नंबर 1 है। इसमें टोटल 3 क्लास हमारी होंगी यूनिट एंड डायमेंशंस में। तो आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझाऊंगा। बढ़िया से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। लिटरली मान के चलेगा, आपको बहुत कुछ नया जानने को सीखने को मिलेगा इन क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो मेरे सभी छोटे भाई बहन तैयार हो जाएगा साथियों। फिजिक्स के अंदर टॉपिक वाइज हम यहाँ पे क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले साथियों हमारी क्लास यहाँ पर है, ठीक है। अब जैसे हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, आपको साथियों इसकी जो पीडीएफ है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा, ताकि आप यहाँ पे अच्छी तरीके से अपना जो रिवीजन है वो कर सकें, ठीक है। आपको बताऊं साथियों, आपकी ये जो क्लास है ना, ये क्लास आपके यहाँ पे रेलवे में तो काम आएगी, आपको एसएससी में भी काम आने वाली है। आपकी जितने भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उन सब के अंदर भी काम आएगी। अगर आप में से कोई विद्यार्थी यहाँ पे टीचिंग का एग्जाम देना चाहता है तो उसमें भी काम आएगी। मतलब मैं यहाँ पे सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ी तरीके से बताऊंगा। और जहां पे लगता है ना मुझे कि नहीं, किसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट की आवश्यकता है, तो वहां पे हम साथियों एक्स्ट्रा फैक्ट को भी समझ लेंगे, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं बहुत ही बड़ी तरीके से। मेरे सभी छोटे भाई बहन तैयार हो जाइएगा, बहुत कुछ नया है आपको इस क्लास में आज जानने को सीखने को मिलेगा। तो जल्दी से बताइए मेरे सभी छोटे भाई बहन, क्या मेरे सभी छोटे भाई बहन तैयार हैं आज की इस बहुत ही प्यारी सी क्लास के लिए? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट के माध्यम से। बहुत ही बड़ी तरीके से मेरे सभी छोटे भाई बहन तैयार हो जाइएगा, बहुत कुछ नया है आपको इस क्लास में आज जानने को सीखने। मेरे सभी छोटे भाई बहन, क्या मेरे सभी छोटे भाई बहन तैयार हैं आज की इस बहुत ही प्यारी सी क्लास के लिए? जल्दी से चलिए, तो मेरे ख्याल से आप सबके सब तैयार हो चुके होंगे आज इस बहुत ही बेहतरीन सेशन के लिए। देखिए, आपको बताऊं साथियों, बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। आप ये मान के चलना कि आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा और धीरे धीरे जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होता जाएगा। मतलब आप यहाँ पे शुरुआत में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो बेसिक लगे, लेकिन यकीन मानेगा कि आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो शुरू से लेके अंत तक ये क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं साथियों पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताइए। पहला क्वेश्चन पूछा गया साथियों, शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, की लंबाई की सबसे छोटी यहाँ पे इकाई इनमें से कौन सी है? अब देखो हमारे सामने ना ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि इनमें से कौन सी जो यूनिट होती है सबसे छोटी होती है। हमें इसका आंसर है, जो इसका जवाब है जो हमें देना है। देखो आपको बताओ, हमें पूछा गया माइक्रोन के बारे में। आप ये मान लो साथियों कि अगर मैं इसका बेस मानता हूं मीटर, क्या मानता हूं? मीटर को बेस मानता हूं। तो आपको बताऊं कि सारी की सारी जो लंबाई निकाली जाती है वो निकाली जाती है मीटर के आधार पे। किस आधार पे? मीटर के आधार पे, क्योंकि लंबाई का जो बेस होता है वो हमारा मीटर होता है। अब देखिए, 1 माइक्रोन को साथियों हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं इस प्रकार से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10⁻⁻⁶ मीटर। तो माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। हमारे पास दिया जा रहा है नैनोमीटर, तो नैनोमीटर हो जाएगा साथियों 1 nm। इसकी वैल्यू बनेगी 10⁻⁹ यहाँ पे मीटर, ठीक है। फिर हमारे पास दिया जा रहा है फर्मी मीटर। फर्मी मीटर की हम जब बात करते हैं साथियों, तो फर्मी मीटर होता है हमारे पास में एक छोटा सा एफ, इसकी वैल्यू बनती है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। और फिर दिया गया हमारा इनमें से कोई नहीं। अब ये बताओ इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? देखो आपको बताऊं साथियों, जिस माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है ना, वो उतनी ज्यादा छोटी हो जाती है। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे छोटा जो है वो हमारे पास में कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में साथियों सबसे छोटा हमारे पास में दिया जा रहा है कौन सा? यहाँ पे फर्मी। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो हाँ, जल्दी से बताइए सबके सब कमेंट के अंदर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये बीपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन पूछा गया हमसे एग्जामिनेशन में कि भैया ये बता दो कि 1 नैनोमीटर के अंदर यहाँ पे क्या संख्या होती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो क्वेश्चन दिया गया साथियों वो हमें नैनोमीटर का मीटर में नहीं दिया गया। देखो मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताता हूं।
मैं बता चुका हूं साथियों कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो होता है 10 की घात यहाँ पे -9 मीटर। ठीक है। अब क्योंकि हमें जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया सेंटीमीटर में। अब आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। आपको पता है साथियों कि 1 मीटर में होते हैं कितने सेंटीमीटर, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। बोलो जल्दी से। तो मैं क्या इसको ऐसे ले सकता हूं कि 1 मीटर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे मैं मीटर की जगह पर सेंटीमीटर की वैल्यू को पुट कर देता हूं, देखो। तो हमारे पास क्या बनेगा कि 1 नैनोमीटर है, यहाँ पे है 10 की पावर -9। ठीक है। मैंने मीटर की जगह पे बेटा पुट कर दिया 10 की पावर 2 यहाँ पे सेंटीमीटर। तो मैंने मीटर की जगह पे क्या पुट कर दिया, सेंटीमीटर पुट कर दिया। अब सुनो, आपको ये पता होता है साथियों जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। देखो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, इनका बेस सेम है, ये बेस हमारा पास सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं, -9 को +2 से करेंगे, ऐड करेंगे तो -7 बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा बेटा सेंटीमीटर, और ये है हमारे पास में 1 नैनोमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में कि 1 नैनोमीटर आ रहा है 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ गए? बहुत सिंपल से तरीके से बताया, गलती मत करना। देखो आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये हाईलाइट करना है कि 1 नैनोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, इतने मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इतने सेंटीमीटर होते हैं। आपने वैल्यू को पुट कर दिया, हमने यहाँ पे बेस को ऐड किया, आंसर हमारे पास सीधे सीधे आ जाएगा। चलो अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसमें हाई लेवल पूछता हूं मैं आप लोगों से। पहले आप लोग बताओ, फिर आपको समझाता हूं। ये एनडीए 2023 का क्वेश्चन है। देखो मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैंने यहाँ पे उठा लिया। मैं यही बताना चाहता हूं कि मेरे पास ना बहुत सारे मिक्स तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बताइए इनमें से कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, किस किस के बीच में पूछा गया है, आंगस्ट्रॉम के बीच में और नैनोमीटर के बीच में। इनमें से कौन सा जो रिलेशन है हमारे पास बिल्कुल सही है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो बेटा ध्यान से, आपको बताऊं साथियों, एक आंगस्ट्रॉम होता है हमारे पास 10 की घात -10 मीटर। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे 1/10, देखो सुनो ध्यान से, आंगस्ट्रॉम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1 आंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 1/, यहां पे 10 की घात यहां पे 10 मीटर। सिंपल सी बात है। आपको पता होना चाहिए कि अगर a की पावर -1 है साथियों तो उसको मैं 1/a भी लिख सकता हूं, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। तो अगर हमारे पास में 10 की घात -10 है तो मैं इसे 1/10 की पावर 10 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब देखो आपने 10 को मल्टीप्लाई यहां पे कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा साथियों 1 मीटर, किसके बराबर होता है 10 की पावर यहाँ पे 10 मीटर के 10 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर हो जाएगा। आप समझ गए? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ कि 1 मीटर की वैल्यू कितने आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर है, तो 1 मीटर की वैल्यू बेटा हमारे पास में 10 की घात 10 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होती है। ठीक है। इसी तरह से हम जब बात करते हैं तो हमारे पास में 1 मीटर कितना होता है बेटा, तो 10 की घात यहाँ पे 9 नैनोमीटर के बराबर होता है। अब आप ये बताओ सबके साथ, देखो ये भी हमारे पास में 1 मीटर है, ये भी हमारे पास में 1 मीटर है, दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। सुनो, तो 10 की घात यहाँ पे 9 नैनोमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10 की घात 10 यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1 नैनोमीटर। देखो तो 1 नैनोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घात यहाँ पे 10 आंगस्ट्रॉम, नीचे होगा देखो 10 की घात यहाँ पे 9। सिंपल सी बात है, आप कैंसिल करोगे तो बचेगा सिंपल सी बात में 10 की घात यहाँ पे 1। तो इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी बताओ जल्दी से। तो हमारे पास साथियों वैल्यू बनेगी सिंपल सी भाषा में ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कोई अगर मुझसे ये पूछे, कोई मुझसे अगर ये पूछे कि भैया ये कैसे आया, तो इसको मैं समझा देता हूं, देखो ध्यान से। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर के अंदर होते हैं साथियों 10 की घात यहाँ पे -9 मीटर, हमने पढ़ा हुआ है। बोलो जल्दी से, पढ़ा है, सही बात है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1 नैनोमीटर हो जाएगा बेटा हमारे पास में 1/10 की पावर यहाँ पे 9 मीटर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर यहाँ पे 9 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। यही बात देखो मैंने यहाँ पे लिख दी थी। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास 10 बचेगा, नीचे देखो आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो सीधी सीधा आंसर हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं इसलिए चीजें इतनी लंबी जा रही हैं, वरना ये चीजें बहुत इजी हैं। ठीक है। मतलब मैं तो शायद एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा, मुझे तो सॉल्व करके समझाना पड़ रहा है आप लोगों को, तभी चीजें लंबी जा रही हैं। तो हमने ये वाला फैक्ट यहां पे समझ लिया है। ठीक है। आप इस वाले पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है। बस हमारा सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर है, ये है। और कोई दिक्कत किसी को?
चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को बेटा मैंने यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में पहले से ले लिया है। देखो अब ये क्वेश्चन ना कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो कंफ्यूज करने का तरीका मत दिखना। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो ये कंफ्यूज करता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन को लेकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वैसे बहुत से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। तो क्या पूछा गया हमसे एग्जामिनेशन में, समझना ध्यान से, क्वेश्चन को सुनो। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स आर इन दी 1 मीटर क्यूब। क्यूबिक सेंटीमीटर पूछा गया। देखो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको लेके। एसएससी क्वेश्चन देखिए पूछा गया, सुनो। आपको मैंने बताया था साथियों कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। आपको बताया साथियों कि 1 मीटर के अंदर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं ना से कि हमारे पास में 1 मीटर एक वस्तु होता है 10⁻², देखो सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है। अब हमें करना है क्या साथियों, इसका घन करना है। देखो उसका क्यूब करना है, बोला कि 1 मीटर क्यूब में तो आप यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे। देखो 1 मीटर का क्यूब करोगे यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे 10⁻² का क्या करोगे बेटा, क्यूब करोगे। तो 10⁻² यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, इसका क्यूब करोगे। समझ गए, इस पूरी का क्यूब करोगे, मैं वही बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। देखो ध्यान से, अब जैसे ही इसका क्यूब करोगे तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास में 10⁻² का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6 बनेगा, तो बनेगा 10⁻6 और यहां बनेगा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर सारी बातें। तो कहां पे दिया गया आंसर, तो आंसर साथियों दिया गया हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी। कंफ्यूज मत होना, पहले बता रहा हूं, इसलिए साथियों इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैंने यहां पे बता दिया अच्छी तरीके से, ठीक है। तो 10⁻6 हमारा क्या हो जाएगा, सत्य आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बताइए साथियों, 5वां क्वेश्चन। 1 माइक्रोन यहां पे किसके बराबर होता है, हमसे पूछा गया साथियों जो 1 माइक्रोन है किसके बराबर है। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में और यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अब यहां पे माइक्रोन की बात करते हैं, माइक्रोन के बारे में बताइए। देखो अब क्वेश्चन जो पूछा गया साथियों किस में दिया गया, हमने क्वेश्चन दिया गया देखो मिलीमीटर में, मिलीमीटर में, मिलीमीटर में, मिलीमीटर में, मिलीमीटर में दिया गया। तो हमें कहने के चेंज करना पड़ेगा। अब जरा समझना ध्यान से, देखो आपको पता है साथियों कि 1 माइक्रोन की हम जब बात करेंगे, देखो ध्यान से, 1 माइक्रोन की बात करते हैं तो माइक्रोन को बेटा शो करते हैं यू से। इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 यहां पे मीटर, ठीक है। अब सुनो, आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए भैया, कि 1 मीटर के अंदर यहाँ पे कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर के अंदर यहाँ पे 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं। अब एक काम करो, मीटर के जगह पे आप इसको यहाँ पे पुट कर दो, देखो क्या बनेगा आंसर। तो हमारे पास बनेगा 1 माइक्रोन, 10⁻⁻6 पहले से लिख दिया, इंटू कर दोगे। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, 10⁻³ बनेगा, और यहां पे बनेगा मिलीमीटर। अब देखो जब बेस हमारे पास में सेम होती है तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मैंने बताया था जब बेस सेम होता है पावर को ऐड कर देंगे। तो एक यहाँ पे माइक्रोन किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁻3 यहाँ पे मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब 10⁻⁻3 का मतलब क्या है, 10 की बेटा पावर -3 का मतलब है 1/10⁻³ यहाँ पे मिलीमीटर। सिंपल सी बात है। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, 1 बटे में यहाँ पे 1000 यहाँ पे मिलीमीटर, बोलो जल्दी से। और किस में दिया जा रहा है, बोलो। तो ये हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए। देखो 10⁻³ को मैंने 1/10⁻³ कर दिया, 10⁻³ को कर दिया 1000, और हमारे पास क्या बनेगा, मिलीमीटर। तो 1 माइक्रोन को हम सिंपल सी भाषा में 1/1000 मिलीमीटर के नाम से भी जान सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा तरीका है, ये मैं बताना चाहता हूं आपको। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब देखो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आइए बताइए, क्वेश्चन पूछा कि हमसे एग्जामिनेशन में कि एक वायुमंडलीय दाब जो होता है बार के बराबर होता है। बताइए जल्दी से। हम बात करते हैं वायुमंडलीय प्रेशर के बारे में। अब सर ये वायुमंडलीय प्रेशर क्या होता है, देखो ध्यान से। आपको मैं ये बताना चाहता हूं साथियों कि हमारी वायुमंडल में बहुत सारी परतें होती हैं। अब ये लगातार जो परतें हैं ना पृथ्वी पे क्या करती है, दबाव डालती है। तो यहाँ पे वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी पे लगने वाला जो दबाव है इसे बोलते हैं वायुमंडलीय दबाव।
अब सबसे ज्यादा जो प्रेशर लगता है वो लगता है पृथ्वी की नीचे वाली परत पर, और पृथ्वी की नीचे वाली बेटा परत को बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे लगता है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है पृथ्वी के नीचे वाली परत पर। कंफर्म है? अब पृथ्वी की नीचे वाली परत पर लगने वाले प्रेशर को बेटा बोलते हैं वन बार। क्या बोलते हैं? वन बार बोलते हैं। सुनो ध्यान से, तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पे साथियों लगने वाले प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, तो प्रेशर को साथियों बोलते हैं वन बार। क्या बोलते हैं? वन बार बोलते हैं। अच्छा, कौन से प्रेशर को? तो यहां पे साथियों लगने वाला प्रेशर है जिसे बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। वायुमंडलीय दाब को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब सुनो, ये जो वायुमंडलीय दाब होता है इसको नापा जाता है किसके थ्रू, तो इसको यहाँ पे मेजर किया जाता है साथियों बैरोमीटर के थ्रू। किसके थ्रू? बैरोमीटर के थ्रू। तो यहाँ पे यंत्र होता है जिसे बोलते हैं बैरोमीटर, और वही बैरोमीटर क्या करता है, यहाँ पे सारे के सारे प्रेशर को नापता भी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बताओ कि इसकी वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर होती है, हमसे ये पूछा गया है। देखो, तो मैं बताऊं साथियों, यहाँ पे वन बार बोला गया। अब वन बार किसका है? 1.01325, और यहाँ पे 101। तो वन बार यहाँ पे होता है किसके बराबर? इसके बराबर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो जाएगा कौन सा आएगा हमारे पास में? ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अब सुनो, रुको रुको रुको, मैं आपको बहुत सी बातें हैं जो बताने वाला हूं एग्जाम्पल के तौर पे। देखो, सुनो सुनो सुनो, अब आपसे क्वेश्चन बनता है सर प्रेशर कैसे निकालते हैं, तो बेटा प्रेशर बनता है हमारे पास में फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब फोर्स किस में निकालते हैं, तो फोर्स निकालते हैं न्यूटन में, एरिया निकालते हैं मीटर स्क्वायर में, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बेटा क्या बोलते हैं? पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। तो सीधी सीधी क्वेश्चन बनता है, बताओ कि यहाँ पे फोर्स को किस में निकाला जाता है, तो फोर्स को निकाला जाता है पास्कल में। किस में निकालते हैं? पास्कल में निकालते हैं। अब एक बात को यहाँ पे देखो, सुनो, हमारे पास में सारी की सारी वैल्यू है जो यहाँ पे नजर आएगी। देखो, ये वैल्यू है, क्या वैल्यू है? हमारे पृथ्वी पर लगने वाले प्रेशर के बारे में। तो पास्कल में साथियों वैल्यू होती है 1.013 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, मैं बता चुका हूं कि एक पास्कल को बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम निकालते हैं किसमें? बार में। तो बार में साथियों वैल्यू बनती है 1.013 बार। ठीक है, अगर बात करते हैं, बताओ मरकरी में कितनी बनती है। अगर मैं, जैसे मरकरी है तो हमारे पास में यंत्र है जिसे बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। अगर मैं बैरोमीटर को बेटा यहाँ पे निकालता हूं मरकरी वाला, इसमें जो पारा होता है ना वो 760 यहाँ पे मिलीमीटर ऊपर जाता है। तो अगर मैं किसी भी यहाँ पे यंत्र को निकालता हूँ, खासकर बैरोमीटर को निकालता हूँ जिसमें पारा भरा पड़ा है, तो हमारे वायुमंडलीय दाब पर जो पारा है वो कितना ऊपर जाएगा, बताओ जल्दी से? 760 मिलीमीटर ऊपर जाए, कितना आएगा? 760 मिलीमीटर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे 760 मिलीमीटर जो है पारे की बात कर दी है। सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 76 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक यूनिट होती है जिसे बोलते हैं टॉर। पास, ये हम जब बात करते हैं प्रेशर में ही, तो प्रेशर में ही साथी होता है जिसे बोलते हैं टॉर। कितनी वैल्यू होती है? 760 टॉर होती है। और एक होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। पाउंड पर स्क्वायर इंच जिसे बोलते हैं पीएसआई। क्या बोलते हैं? पाउंड पर स्क्वायर इंच जिसे बोलते हैं पीएसआई। ये एफपीएस यूनिट में शामिल है इसकी। आपको पता होगा कि हमारे पास में बहुत सारी यूनिट होती है जिसमें एमकेएस यूनिट होती है, एसआई होती है, सीजीएस होती है, एफपीएस होती है। तो बेटा प्रेशर की यहाँ पे जो एफपीएस यूनिट है ना, वो हमारे पास कौन सी है? पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो इसकी पाउंड पर स्क्वायर इंच में वैल्यू बनती है कितनी? 14.7 पीएसआई। कितनी बनती है? पीएसआई। तो इसको याद कर लीजिएगा सबके सब ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे निकालने वाला जो यंत्र है उसे हम क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर बोलते हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे काम करता है, तो सबसे ज्यादा बेटा प्रेशर काम करता है पृथ्वी की सतह पर। अच्छा, पृथ्वी के किस वायुमंडल में? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो ये सीधे सीधे फैक्ट हमारे एग्जामिनेशन में बन जाते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। आ जाइए नेक्स्ट, बताओ यहां पे सातवां। देखो, अब ये क्वेश्चन जो है ना साथियों, ये बड़ा मजेदार है। देखो, अब इस क्वेश्चन को करने का टेक्निक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चन को करने का जो टेक्निक होता है मैं बताता हूं। देखो ध्यान से, क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया साथियों, इस यूनिट का यहां पे कोटिमान क्या होता है? द ऑर्डर स्केल ऑफ द इस वैल्यू। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को करने का तकनीक क्या है, यहाँ पर तरीका क्या है? देखो, सबसे पहले साथियों आपको इस संख्या के अंदर इसको लेके आना है एक सिंगल डिजिट में। किसमें? सिंगल डिजिट में। देखो, आपके पास में वैल्यू दी जा रही 0.00 यहाँ पे 542। क्या है? 542। अब 00 की वैल्यू तो होती नहीं है, सही वैल्यू कहां से बनेगी? 5 से बनेगी। अब देखो, अगर मैं पॉइंट यहां पे लगाता हूं तो मैं 3 पॉइंट इधर, किसका?
आप लॉजिकली जरा समझना, देखो ध्यान से, आपके पास में यहाँ पे वैल्यू दी जा रही है 005.2 542। मुझे 5 से पहले इसकी वैल्यू कोई जीरो है, क्योंकि 5 से पहले तो जीरो लगा हुआ है, तो इससे पहले कोई भी चीज लागे तो वैल्यू तो जीरो रहेगी। तो मैंने क्या किया साथियों, इसको कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया, मैंने इसको कन्वर्ट किया यहाँ पे 542 में, 5.42 में। अभी बताओ कि 5.42 में कन्वर्ट करने के लिए मैं कितना चला, मैं यहाँ पे 3 चला, तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी 10 की पावर माइनस की 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप समझ गए छोटी सी बात। सर ये कैसे किया, आपको पता है कि हम जब भी पॉइंट को हटाते हैं तो इसकी उसके बीच में क्या लगाते हैं, यहाँ पे जीरो लगाते हैं नीचे। कैसे लगाते हैं जीरो, जैसे आपने पढ़ा होगा साथियों, अगर मैं 1/10 करता हूं तो 1/10 का मतलब होता है 0.1, है ना। अगर मैं 1/100 करता हूं तो 1/100 का बेटा मतलब होता है 0.01, सिंपल सी बात है। अगर मैं 1/1000 करता हूं तो 1/1000 का मतलब होता है 0.001, सिंपल सी बात है। अगर मैं 3 डिजिट यहां पे आगे चला हूं, 3 डिजिट में आगे चला हूं, तो इसका मतलब है कि इसको मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। 1000 से डिवाइड ऐसे कर सकते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं, इसको 5.42 किया, तो 5.42 करने के नीचे मुझे कितने जीरो करने पड़ेंगे, 1000 जीरो करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, 5.42 अपॉन में 10 की पावर 3, बोलो जल्दी से, सही बात है, कर सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 5.42 अगर मैं 10 की पावर 3 को ऊपर लेके आता हूं तो ये 10 की पावर माइनस की 3 हो जाएगा। आप समझे, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब आप जरा नोटिस करो, ये जो हमारे पास में 5.42 आया है, ये 5.242 आया है, ये बेटा एक संख्या से बड़ा होता है जिसे बोलते हैं 3.16। बेटा सुनो ध्यान से, यहां पे संख्या लेते हैं जिसे बोलते हैं बेस संख्या। ये जो संख्या होती है ना 3.16, ये हमारे पास में एक संख्या जिसे बोलते हैं बेस संख्या, क्या बोलते हैं, बेस नंबर बोलते हैं। हमें चेक करना पड़ता है कि जो संख्या हमारे पास में आ रही है वो 3.16 से ज्यादा है या 3.16 से कम है। अगर मान लो कि 3.16 से ज्यादा है, अगर यहां पे ज्यादा है, सुनो ध्यान से, इससे ज्यादा है, तो आप उसके अंदर यहां पे क्या करेंगे साथियों, 10 की घात 1 को यहां पे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब ये बताओ कि 5.4 जो 5.42 है ये 3.16 से ज्यादा है कम है, तो ये ज्यादा है, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास में जो संख्या थी 5.42 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, इसमें क्या कर दोगे साथियों, 10 की पावर 1 को यहां पे ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो, जब बेस यहां पे सेम होता है तो पावर ऐड होती है, इसकी संख्या कितनी बनेगी, 5.42 इंटू 10 की पावर बनेगा बेटा माइनस के 2, और ये हमारे पास इसका सही नंबर है जो बनके तैयार हो जाएगा। अब मुझे ये बता दो, इसमें 10 की पावर कितनी है, माइनस के 2 है, माइनस के 3 है। आप कहेंगे सर इसमें 10 की पावर है माइनस के 2, और यही साथियों इसका होता है ऑर्डर संख्या जिसे बोलते हैं कोटिमान, क्या बोलते हैं, कोटिमान। तो इस क्वेश्चन का सत्य आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी। मैं पहले बता दूं ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बच्चों को नहीं पता इस बारे में, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि हम करते क्या है, तो सबसे पहले हमें इसको एक संख्या बनानी होती है। तो यहां पे देखो बेटा, इसमें जब 5 से पहले की संख्या 0 है तो यहां पे संख्या बनेगी 5.42 से, सिंपल सी बात है। 5.42 बनाने के लिए मैंने क्या करना पड़ा, 1000 से डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि पॉइंट को मैंने खिसकाया, तो मैंने 5.42 अपॉन में 10 की पावर 3 हो जाएगा। इसको मैं कर सकता हूं 5.42 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, सिंपल सी बात है। अब मैंने बताया कि ये जो संख्या बनती है आपको कंपेयर करना है इस संख्या को किससे, यहां पे संख्या को बेटा कंपेयर करना है 3.16 से। क्यों भैया, क्योंकि हमारे पास में जो 3.16 है ना, ये बेस संख्या है। हमें बस ये चेक करना पड़ता है कि संख्या बड़ी है या छोटी है, संख्या बड़ी है छोटी है। अगर संख्या बड़ी है तो 10 की पावर 1 को यहां पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर छोटी होती है तो कुछ नहीं करेंगे। आप समझ गए, तो ऐसे क्वेश्चन है जो बनते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूं आपको इसी की दूसरे पे, इसका आंसर बताओ सबके सब, कि 1.16 इंटू 10 की पावर 6 का यहां पे कोटिमान बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी से। देखो अब आप ये मुझे बताओ कि 1.6 तो ऑलरेडी एक वैल्यू है, आप समझ पा रहे हो, 1.6 तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है साथियों, वैल्यू है, बोलो जल्दी से को। आप कहेंगे सर 1.6 तो हमारे पास में संख्या है, एक हमारे पास में पूर्ण संख्या है, बोलो जल्दी से। 1.6 जो है वो यहाँ पे 3.16 से कैसी है, छोटी है, बोलो जल्दी से। जब यहाँ पे 1.6 3.16 से छोटी है, और मैं बता चुका हूं कि 3.16 को हम क्या बेटा बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार संख्या, क्या बोलते हैं, आधार संख्या बोलते हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, आधार संख्या बोलते हैं। अब देखो, जब यहाँ पे 3.16 से छोटी है तो इसमें किसी प्रकार से कोई भी हम चेंज यहाँ पे करने वाले नहीं है, इसमें किसी प्रकार से कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। जाओ मामा पास जाओ, ठीक है।
देखो, तो अब यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला, मैं बता चुका हूं, क्योंकि भैया संख्या छोटी है कि नहीं। तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली वही वैल्यू लिख दो, 1.6 इंटू यहाँ पे 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इस संख्या का जो कोटिमान है वो कितना होगा हमारे पास में, तो इस संख्या का साथियों कोटिमान होता है इसकी पावर। तो पावर कितनी दी जा रही है, 10 की पावर 6 दी जा रही है, तो ऑप्शन हमारे पास में डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप समझ गए। मेरे ख्याल से ये जो कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से आप में से बहुत से मेरे छोटे भाई बहनों को नहीं पता होगा। जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बेटा ये चीजें मैं छोटी मोटी नहीं बता रहा हूँ, आपको चीजें जो बता रहा हूँ बहुत अच्छी स्टैंडर्ड की बता रहा हूँ। मुझे पता है कि आपको कितना पता है कितना नहीं पता है, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया बताओ, समझ गया ना। तो आपको यहाँ पे जो संख्या याद करनी बेटा वो 3.16 है। अभी अगर 3.16 हो जाए तो क्या करोगे, अगर 3.16 होगा तो उसमें किसी प्रकार से कोई भी चेंज नहीं होने वाला, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन बता दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो किसी प्रकार से। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, सार्थक अंकों के बारे में। अब ये कंसेप्ट बड़ा मजेदार है सार्थक अंक के बारे में, जिसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स। चलो पहले इसका आंसर बताओ सबके सब जल्दी से। देखो हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे पास दिया गया 1.308 है ना। हमें निकालना क्या बेटा, इसमें निकालना है हमें, देखो सार्थक अंक है, क्या निकालने हैं, सार्थक अंक निकालने हैं। सार्थक अंक को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। आ जाओ, अब हमारे पास में क्वेश्चन पूछा गया कि हमें इनमें से निकालना क्या है, सार्थक अंक निकालना है। अब सार्थक अंक होता क्या है, हम जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करते समय हमें कितनी संख्या रखनी है कितनी संख्या नहीं रखनी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सार्थक अंक बोलते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो ध्यान से, बहुत ही बढ़िया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक संख्या है बेटा 12.5 सेंटीमीटर। अब 12.5 सेंटीमीटर में कितने सार्थक अंक हैं, तो हमारे पास 3 है, 1, 2 और 5, ठीक है। अब इसको निकालने के तरीके क्या है, तरीके देखते हैं, ध्यान से सुनो सुनो। आपको बताऊं साथियों, जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं, नॉन जीरो नंबर, वो सभी के सभी सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। जैसे मान लो कि 1 2 3 4 है, तो यहां पे कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कंफर्म है। अब देखो यहां पे दो नंबर ऐसे हैं जो बिना जीरो के हैं। अब क्या बोला गया साथियों, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में कितने भी जीरो आ जाए तो वो हमेशा सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। जैसे 1002, क्लियर सारी बातें, 1002। अगर मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे कैसे 1000, यहां पे 4, या फिर मैंने कर दिया 100004, तो यहां पे कितने अंक हो जाएंगे बताओ जल्दी से, तो हमारे पास में 4 या 5, तो हमारे पास में 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7, अब बताओ कितने सार्थक अंक हैं, तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 सार्थक अंक हैं। तो जब यहां पे जीरो को बेटा किसी के बीच में लिखा जाता है तो यहां पे कुल सभी अंकों को हम क्या बोलते हैं, सार्थक अंक बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब जरा यहां पे देखो, शुरुआत के जीरो को बेटा कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर नहीं गिना जाता। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 0.0052। अब यहां पे 0.0052 लिखा हुआ है, तो शुरुआत के जितने भी जीरो होते हैं उनको कभी भी सार्थक अंकों में शामिल नहीं करते। अगर मैं पूछूं बताओ कि 0.0052 में कितने सार्थक अंक होंगे, तो भैया यहाँ पे दो ही हैं। कितने हैं, एक है 5 और दूसरा है हमारे पास में 2। इससे पहले जितने भी जीरो हैं इनको सार्थक अंकों में शामिल नहीं करेंगे। क्लियर सारी बातें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे पॉइंट है जिसे बोलते हैं दशमलव, इसे बोलते हैं डेसिमल, दिखाई दे रहा है। डेसिमल के बाद साथियों जितनी भी संख्या आती है डेसिमल के बाद, अगर उससे पहले कोई संख्या दी जाए, सुनो ध्यान से, अगर पहले से कोई संख्या होती है, पहले से कोई संख्या होती है जीरो के अलावा, तो डेसिमल के बाद जितने भी जीरो होते हैं उन सभी को हम सार्थक अंकों में शामिल करते हैं, ठीक है। उन सभी को हम क्या करते हैं, सार्थक अंकों में शामिल करते हैं। देखो ध्यान से, जैसे यहां पे 2.300 है, तो 2.300 है। अब पॉइंट के बाद जितने भी जीरो जीरो लगेंगे तो उनको हम किस में शामिल करेंगे, सार्थक अंकों में शामिल करेंगे। तो यहां पे कितने सार्थक अंक हैं, 4 हैं। अच्छा अब जरा देखो, जैसे लिखा है 1500, बेटा 1500 की बात करते हैं, तो आप बताओ मुझे कि ये जो 00 है ये दशमलव के बाद है, दशमलव से पहले है। तो 1500 की बात करेंगे तो यहां पे 00 आ रहा है, तो यहां पे 1500 के अंदर बेटा सार्थक अंक हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2।
क्लियर सारी बातें। लेकिन अगर मैंने बात कर दी 1500 पॉइंट, तो 1500 पॉइंट का मतलब है कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, देखो ध्यान से, कि दिया गया 1.308। अब मैंने बताया था कि 1.308 दशमलव के बाद की भी संख्या निकालेंगे और पहली वाली संख्या भी निकालेंगे। तो यहाँ पे टोटल सार्थक अंक कितने हो जाएंगे बताओ जल्दी से। तो टोटल हमारे पास में सार्थक अंक बेटा हो जाएंगे यहाँ पे कितने, 4। कितने, 4। समझ गए, छोटी सी बात, गलती मत करना, पहले बता रहा हूं। यहाँ पे कितने सार्थक अंक हमारे पास हो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे सार्थक अंक हो जाएंगे कितने, यहाँ पे 4। कंफर्म है। तो ये मैंने केस है जो आपको बताया है, इसमें गलती मत करना, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना, छोटा सा बताना, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना, बताना। अगर मैं ऐसे करता हूं, देखो 1.050, सुनो ध्यान से, 1.050, 1.005, ठीक है, यहां पे 1.505 और यहां पे 1505, 1500। बताइए साथियों, इन सब के अंदर कितने सार्थक अंक हैं जो हमारे पास में हो जाएंगे। आप यहां पे इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बता पाएंगे, बताइए। बताओ जल्दी से। देखो मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं, सुनो, देखो सुनो सुनो, यहां पे 1.050, बेटा पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या आती है ना, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या आती है वो सार्थक अंकों में गिनी जाती है। तो ये भी है, ये भी है। यहां पे कितने मिलेंगे, देखो 4 मिलेंगे। यहां पे पॉइंट के बाद देखो आएगा, तो यहां पे भी कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। यहां पे भी कितने मिलेंगे, देखो 4 मिलेंगे। यहां पे कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। यहां पे कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। समझ गए। तो हमारे पास में इस प्रकार से सार्थक अंकों की जो संख्या है वो निकाली जा सकती है, इसमें गलती मत करना, मैं ये बताना चाहता हूं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, किसके बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। आ जाओ। तो ये हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट बता दिया, गलतियां मत करना, पहले बता रहा हूं। सिग्निफिकेंट फिगर को लेके क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं जो यहां से बनते हैं, चीजें हैं, ठीक है। आओ, क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट देखो ध्यान से। अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी तो धीरे धीरे बेटा लेवल और ज्यादा हाई बढ़ेगा। आप ये सोचो कि ये लेवल है तो ये लेवल नहीं है, अभी मैं धीरे धीरे जो लेवल है ना वो बहुत अच्छा खासा करने वाला हूं, ठीक है। मजा आएगा। देखो, पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में जो समय है उसका कोटिमान कितना है, उसका कोटिमान बताना है कि पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसमें कितना समय लगता है। अब जरा सुनो ध्यान से, बोर्ड पे देखो। आपको पता है साथियों कि हमारी जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर 1 साल में कंप्लीट करती है, बोलो जल्दी से। तो 1 साल के अंदर हमारी पृथ्वी यहाँ पे सूर्य के चक्कर लगा लेती है। अब 1 साल में कितना समय होता है, तो 1 साल में होते हैं 365 दिन, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट, और इसमें होते हैं बेटा 60 सेकंड। देखो, तो ये हमारे पास में क्या है, दिन है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है साथियों, घंटे हैं। ये हमारे पास में देखो साथियों दिया जा रहा है मिनट, और यहां पे दिया जा रहा है सेकंड। सिंपल सी बात है। तो 1 साल की मैं जब बात करूंगा तो 365 दिन है, 24 घंटे हैं, 60 मिनट है, 60 सेकंड है। आप जब इन सबको निकालोगे ना, कैलकुलेट करोगे, इन सबकी जब वैल्यू निकालोगे, देखो ध्यान से सुनो, तो यहीं से बेटा हमारी वैल्यू बनती है, क्या बनती है, आधार बनता है। क्या बनता है आधार, हमारा आधार बेटा बनता है 3.1536। सुनो ध्यान से, तो हमारा आधार बनता है 3.1536 इंटू यहाँ पे 10⁻7, क्या बनता है, 10⁻2 सेकेंड्स बनता है। सुनो, तो आपको बताऊं साथियों, मैंने जो संख्या निकाली थी ना, ये जो संख्या निकाली थी, ये हमारे पास होती है 3.16 इंटू 10⁻, यहाँ पे 7 सेकेंड हो जाती है। तो आपने पूछा था भैया कि हम जब यहाँ पे 3.16 की बात करते हैं तो 3.16 कैसा आता है, मैंने बताया था। अरे ये देखो ना ध्यान से कि भैया हम यहाँ पे जब भी वैल्यू को बढ़ाते घटाते हैं तो किससे निकालते हैं, 3.16 से निकालते हैं। तो ये जो 3.16 आया, ये आया कहां से, बेस नंबर, ये बेस नंबर बेटा आया पृथ्वी की परिक्रमा से, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से, तो मैंने इसको 3.16 इंटू 10⁻7 कर दिया। अब मैंने बताया था कि 3.16 बेटा हमारे पास बेस नंबर होता है, तो जब इसको करोगे ना तो ये 10⁻7 है, तो यहां पे हमारे पास कितना आंसर आएगा, तो हमारे पास बेटा आंसर बनेगा 10⁻7 सेकेंड्स। तो इसके अंदर जो कोटिमान है,
इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा बताओ। तो मैग्नीट्यूड बेटा हमारे पास में हो जाएगा कितना, तो आंसर है 10⁻7 सेकेंड हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसमें किसी प्रकार से चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, मतलब कोटिमान को निकालने के लिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू की जो वैल्यू है वो निकालते हैं। तो एक साल का मतलब क्या है, 365 दिन 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड। सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो है बनके तैयार हो जाएगी। मजा आ रहा है, बताना सबके सब, ठीक है। चलो 11वां क्वेश्चन देखो ध्यान से, बताओ। हमसे पूछा गया है क्या बेटा, कि एक आर्मस्ट्रांग की वैल्यू किसमें, माइक्रोन में। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, देखो बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आर्मस्ट्रांग की वैल्यू निकालनी किसमें, माइक्रोन के अंदर। देखो सुनो सुनो ध्यान से, एक आर्मस्ट्रांग निकालना है किसमें, माइक्रोन में। आपको पता है साथियों, एक आर्मस्ट्रांग की वैल्यू कितनी होती है, 10 की घात यहां पे -10 मीटर होती है। सिंपल सी बात है, बोलो जल्दी से हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे बोलो, कौन किस दिक्कत किसी प्रकार से। लेकिन हमें दोनों को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। रुको रुको रुको, कुछ गड़बड़ है क्या इसके अंदर। हाँ एक छोटी सी गड़बड़ है इसमें, बताओ क्या गड़बड़ है, बताओ जल्दी से। एक छोटी सी गड़बड़ है इसमें, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। बताओ क्या गड़बड़ होगा। देखो समझना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। देखो वही मैं बोला, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की पूछा गया बेटा। एक आर्मस्ट्रांग की वैल्यू होती है हमारे पास 10 की घात -10 मीटर के बराबर। सिंपल सी बात है कि नहीं। देखो अब मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करता हूं, कैसे कन्वर्ट करता हूं सुनो ध्यान से, बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्ट है। देखो आप समझो ध्यान से, हमारे पास में आर्मस्ट्रांग दिया जा रहा है, ठीक है भैया। मैं बता चुका हूं कि 1 मीटर की वैल्यू क्या होती है। देखो तो 1 मीटर की वैल्यू बेटा होती है 10 की घात यहां पे 10 आर्मस्ट्रांग। सिंपल सी बात है, मैं बता चुका था ना। अब 1 मीटर की बात करते हैं, तो 1 मीटर में होता है 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 क्या, तो 10 बेटा -6 यहां पे माइक्रोमीटर। और ये है हमारे पास में 10 यहां पे 10 में यहां पे 10 आर्मस्ट्रांग। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ध्यान से, अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं बड़ी आसानी से। तो आपको क्या करना है, इसको यहां पे नीचे ला दो। देखो तो यहां पे 10⁻⁻6 माइक्रोन दिया गया, नीचे लाने पे क्या हो जाएगा, 10 यहां पे 10 हो जाएगा। और यहां पे दिया गया हमारे पास में आर्मस्ट्रांग, नहीं आर्मस्ट्रांग कन्वर्ट करना है तो उसको यहां पे लाना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ है क्या इसके अंदर। द वैल्यू ऑफ द वन आर्मस्ट्रांग इन द माइक्रोमीटर पूछा गया, आर्मस्ट्रांग की वैल्यू पूछी गई तो उसको नीचे लाएंगे ना। ओके सही तो है, दिक्कत क्या आ रही है। देखो तो 10⁻⁻6 यहाँ पे माइक्रोन को हमने कन्वर्ट कर दिया 10 यहाँ पे 10 से, और क्या है हमारे पास में आर्मस्ट्रांग बन जाएगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 बेटा -6 यहाँ पे मीटर माइक्रोन इनटू यहाँ पे 10 है, -16 होना चाहिए। ये कैसे हो सकता आंसर, कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। चलो एक बार मैं देखता हूं उसके ऑप्शंस को, बेटा छोड़ते हैं इसको भी 1 मिनट, ठीक है। देखते हैं कि क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है इसके अंदर। इसको थोड़ा सा देखते हैं, छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, फिर हम देखते हैं, ठीक है। शायद ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं इसके, मैं देख लूंगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आइए, क्वेश्चन देखिए दिया गया हमारे पास में, बहुत ही बढ़िया। बताइए साथियों कि 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। देखो 1 पिकोमीटर दिया गया, सुनो तो आपको बताऊं साथियों, पिकोमीटर की जो वैल्यू होती है ना, पिकोमीटर की हम जब बात करेंगे, देखो तो 1 पिकोमीटर जो दिया गया है वो दिया गया हमारे पास में 10⁻⁻12 के बराबर। सिंपल सी बात है। तो 1 पिकोमीटर की वैल्यू कितने के बराबर होती है,
10⁻⁻12 मीटर के बराबर होती है। गलती मत करना, सीधी सीधी क्वेश्चन है जो हमारे एग्जामिनेशन में यहां से बन जाता है। ठीक है, कंफर्म है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बताओ जल्दी से। सर 1 किलोवाट आवर, देखो बहुत प्यारा कंसेप्ट है, सुनो। इसके अंदर हम जब बात करते हैं 1 किलोवाट आवर के बारे में, आओ जरा यहां पे देखो। आपको मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं बेटा कि हमारे पास में होती है पावर, जिसे बोलते हैं शक्ति। तो शक्ति बेटा हमारे पास क्या बनती है? ये बनती है हमारे पास में एनर्जी बटे समय। क्या बनती है? एनर्जी बटे समय बनती है, जिसे बोलते हैं ऊर्जा बटे समय। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो बेटा, पावर जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है किलोवाट में। किसमें? किलोवाट में। समय निकालते हैं किसमें? हावर में। तो ये किस में आएगा? तो ये आएगा साथियों हमारे पास में जूल में। किस में आएगा? जूल में। अब देखो मैंने पावर की जगह पे क्या कर दिया, तो पावर की जगह पे कर दिया किलोवाट। यहां पे साथियों क्या बनेगा हमारे पास में? जूल। क्या बनेगा? जूल। और नीचे क्या है? हावर। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप समझ गए कि किलोवाट हावर जो होता है वो किसके बराबर होता है साथियों? तो किलोवाट हावर हमारे पास में जूल के बराबर होगा। इस बात को जरा समझिएगा ध्यान से। तो किलोवाट हावर क्या हमारे पास में? जूल के बराबर होगा। तो ये हमें किसकी वैल्यू दी जा रही है? सुनो, तो ये हमें जो किलोवाट हावर है ना साथियों, तो किलोवाट हावर हमें दिया जा रहा है किसके बराबर? ऊर्जा के समान। किसके समान है? ऊर्जा के समान है। अब आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से कि 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है। देखो आपको बताओ साथियों, 1 किलोवाट आवर होता कैसे है। यहां पे किलोवाट का बेटा मतलब होता है 1000 वाट हो गया। चलो हावर क्या होता है? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट में होते हैं बेटा 60 सेकेंड। तो जब सॉल्व करोगे इसको, देखो ये बनेगा हमारे पास में 1000 वाट इंटू यहां पे बनेगा 3600। सिंपल सी बात है, 3600 बनेगा। यहां पे बनेगा बेटा 3.6 इंटू 10⁻6 हमारे पास बनेगा जूल। क्या बनेगा? जूल बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सत्य आंसर बनेगा हमारे पास में क्या? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बहुत बड़े क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए। यहां पे किलोवाट की बात करेंगे। किलोवाट देखो, अब आप मुझे बताओ किलोवाट की बात करते हैं। सुनो, किलोवाट का मतलब किससे है? तो किलोवाट का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहां पे किससे? देखो बेटा पावर से है। पावर होता है हमारे पास में जूल बटे सेकंड। क्या होता है? जूल बटे सेकंड होता है। अब किलोवाट का मतलब क्या है? किलो का मतलब होता है 10⁻3, और वॉट हमारे पास वॉट हो जाएगा, तो 1000 वाट। सिंपल सी बात है। अब देखो आप 1000 वाट को हम कह सकते हैं जूल बटे सेकेंड। तो आप लगा दो इसका आंसर क्या है। तो 1000 यहां पे जूल पर सेकेंड, तो 1000 जूल पर सेकंड किस में दिया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया जा रहा है। तो इसका हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन था ये। चलो आप इसको खुद ही कर सकते हैं, देखो ध्यान से कि 5.5 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा। बेटा इजी क्वेश्चन है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ मत करना, मैं बता रहा हूं। आपको ये पता है कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है हमारे पास में? तो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 6 जूल। आप इसमें एक काम करो बेटा, 5.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपल सी बात है। आप जैसे 5.5 का मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास आंसर आएगा। कितना आएगा आंसर? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन है, आप सबके सब कर सकते हैं। देखो अब बात करते हैं सर 1 जूल के बारे में। सुन लो ध्यान से जो मैं बताना चाहता हूं। देखो हम देखिए जब बात करते हैं जूल के बारे में, तो जूल यहां पे किसकी यूनिट होती है? तो जूल साथियों यूनिट होती है किसकी? कार्य की। और एक किसके बराबर होती है साथियों? ऊर्जा के बराबर होती है। इस बात को जरा समझना। कार्य जो होता है ये होता है हमारे पास में बल इंटू विस्थापन। तो कार्य जो बनता है वो क्या बनता है हमारे पास में? बल इंटू विस्थापन बनता है। देखो बल इंटू विस्थापन बनेगा। बेटा बल निकालते हैं न्यूटन में, विस्थापन निकाला जाता है मीटर में। तो 1 न्यूटन को जब 1 मीटर से विस्थापित करते हैं तो हमारे पास कितना कार्य बनता है? 1 जूल बनता है। तो इसका सत्य आंसर बनेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए। बहुत लप्पू सा क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन अभी सब्र करो क्योंकि अभी क्वेश्चंस की वैल्यू धीरे धीरे अच्छी होने वाली है। देखो ध्यान से सुनो, हमें 2 चीजें दी जा रही है इसके अंदर। अब ये क्वेश्चन जो है साथियों हमसे पूछा गया डायमेंशनल फॉर्मूले को लेके, विमीय सूत्र को लेके। देखो यहाँ पे ई का मतलब बेटा ऊर्जा से है, और जी का मतलब यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक से है, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट। बताओ हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ई अपॉन जी, मतलब ई बटे जी की वैल्यू क्या होगी, हमें ये निकालना है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले 2 चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? देखो हमें पता होना चाहिए भैया कि ऊर्जा का विमीय सूत्र कितना होता है। तो लिख लो जल्दी से। ऊर्जा का साथियों विमीय सूत्र होता है ml² T⁻⁻2। ठीक है। अगर मैं पूछूं बताओ कि कैपिटल जी का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा? बड़े जी का। तो बड़े जी का साथियों विमीय सूत्र जो होता है वो होता है हमारे पास में m⁻⁻1 L⁻Q
और टी की पावर यहाँ पे -2। ये किसका विमीय सूत्र है बताओ? तो ये विमीय सूत्र होता है हमारे पास में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। अब पूछा गया हमसे को E अपॉन में जी, हमें E अपॉन जी निकालना है। तो ऊपर बनेगा हमारे पास में ml² टी की पावर -2, है ना। नीचे देखो ध्यान से क्या बेटा, तो नीचे है हमारे पास में m की पावर -1, l की पावर क्यूब और t की पावर -2, यही तो है। अब देखो, अब नोटिस करना ध्यान से, आप यहाँ पे एक l² से यहाँ पे काट को, तो यहाँ पे बचेगा l, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। m की पावर -1 है, उसको ऊपर भेजोगे तो m की पावर 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, m की पावर 2, l की पावर -1 और t की पावर बनेगी 0। तो ये हमारा देखो सत्य आंसर होने वाला है। बताओ किस में दिया जा रहा है इसे? तो ये हमारे पास में साथियों ऑप्शन किस में दिया गया, बताइए जल्दी से। तो ये दिया गया हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब ये सब याद कैसे करेंगे देखो, तो बेटा मैंने काम किया आप लोगों के लिए, देखो इतने सारे जो विमीय सूत्र है वो बता दिए। तो आपको मैं काम करूंगा, इसकी जो पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगा, बिल्कुल भी परेशान मत होना। और हमें कुछ चीजें यहाँ पे याद करनी पड़ सकती है, जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ विमीय सूत्र हमारे कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। सर कैसे कैसे होते हैं देखो, जैसे पूछेंगे बताओ कि संवेग का और आवेग का विमीय सूत्र कितना होता है, बराबर होता है। कितना होता है, mlt-1 mlt-1, देखो mlt-1 mlt-1। ठीक है भैया, इसी प्रकार से आपको ये याद करना है कि हम जब बात करते हैं कार्य के बारे में, हम जब बात करते हैं साथियों ऊर्जा के बारे में, तो कार्य और ऊर्जा का जो विमीय सूत्र होता है ये भी बराबर होता है। कितना होता है देखो, यहाँ पे ml² टी की पावर -2 ml² टी की पावर -2, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, बराबर होती है। आप समझ गए। तो हम जब बात करते हैं कार्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में, तो दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो कैसा कैसा होता है हमारे पास में, बराबर होता है। तो ये बात आप यहाँ पे समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं करोगे? ठीक है। इसी प्रकार से देखो, हम जब बात करते हैं, कुछ हमारे पास में ऐसी इकाइयां होती हैं जिसमें किसी प्रकार से डायमेंशनल फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं स्ट्रेन के बारे में, विकृति के बारे में, तो विकृति के अंदर किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पे जो विमीय सूत्र है वो देखने को नहीं मिलता है, कोई विमीय सूत्र देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे किसके बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, अपवर्तनांक के बारे में, तो अपवर्तनांक के अंदर भी किसी प्रकार से कोई भी जो विमीय सूत्र है वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ सबके सब जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा गया है इनमें से कौन सा समूह है साथियों जिसमें ऐसी मात्रा है जिसमें आयाम यहाँ पे समान नहीं है, जिसके डायमेंशन यहाँ पे समान नहीं है। जल्दी से बताओ मुझे कॉमेंट के अंदर कि किसके अंदर यहाँ पे डायमेंशन सेम नहीं है, जल्दी से बताइए। जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा गया इनमें से कौन सा समूह है साथियों जिसमें ऐसी मात्रा है जिसमें आयाम यहाँ पे समान नहीं है, जिसके डायमेंशन यहाँ पे समान नहीं है, जल्दी से बताओ। चलो अब एक काम करते हैं बेटा, सुनो ये हमारा क्वेश्चन होमवर्क में देखे जाते हैं आपके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर ना मैं काम करूंगा बेटा, आगे की जो क्वेश्चंस है वो कराऊंगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम प्रैक्टिस क्लास नंबर 2 लेके आएंगे, और प्रैक्टिस क्लास नंबर 2 के अंदर मैं और भी बेहतर जो क्वेश्चंस है वो लेके आने वाला हूं, ताकि आप यहाँ पे बढ़िया तरीके से जो प्रैक्टिस है वो करें, मतलब बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस करें। मतलब आपको ना इतने बेहतरीन क्वेश्चंस में कराने वाला हूं, इतने बढ़िया बढ़िया चीजें कराने वाला हूं कि आप जब एग्जाम में जाओगे आप खुद ही बोलोगे कि भैया मजा आ गया। और प्लीज यहाँ पे रोज रात के 9 बजे मंडे टू फ्राइडे आप मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आपको मैं बढ़िया तरीके से इसी प्रकार से जो दमदार प्रैक्टिस है वो यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के अंदर। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।